हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्षितिज के प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक में दिए प्रश्नों के साथ साथ हम यहाँ अन्य परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ नेताजी का चश्मा। पहला प्रश्न है, सेनानी न होते वे भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते वे भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। वह शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था और वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। अगला प्रश्न, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब इस वाक्य से आपको प्रश्न दिए गए हैं। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हवलदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। नेक्स्ट है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। अगला है, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हवलदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी या चश्मे के बिना होगी, परंतु जब यह देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए थे। अगला, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसका आशय बतलाना है। हवलदार साहब बार बार सोचते रहे कि उस कौम का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाती है जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ त्याग कर देते हैं। साथ ही वह ऐसे अवसर तलाशते रहते हैं जिसमें उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि क्यों न देनी पड़े। यहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है। अगला, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वह स्वभाव से खुश मिजाज काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वह पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वह जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वाक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में,
पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो यह टिप्पणी कैप्टन के बारे में हालदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा कही गई थी, जो कि बिल्कुल उचित नहीं था। कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, जिसके लिए वह फौज में नहीं जा सकता था, परंतु उसके हृदय में जो अपार देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। ऐसा कहना पान वाले की स्वार्थपरता की भावना को दर्शाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। वास्तव में तो पागलपन की हद तक देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना रखने वाला व्यक्ति श्रद्धा का पात्र है, उपहास का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो यहाँ आपको हालदार साहब की विशेषताएं बतलानी है। हालदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रबल थी और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय से आदर करते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति को देखकर खुश होते थे, जिनके लिए उनके मन में श्रद्धा थी। नेक्स्ट है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन की मृत्यु की बात पर पान वाले का उदास हो जाना और सर झुकाकर आंसू पोंछना इस बात को प्रकट करता है कि पान वाले के हृदय में कैप्टन के प्रति गहरी आत्मीयता की भावना थी। कहीं ना कहीं उसके मन में भी कैप्टन की देशभक्ति के लिए श्रद्धा थी, जिस कारण कैप्टन के मर जाने पर वह दुखी हो गया। उपरोक्त घटना से पान वाले की संवेदनशीलता और देश प्रेम की भावना का पता चलता है। नेक्स्ट है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो यहाँ कैप्टन की विशेषताएं बतलानी है। कैप्टन भले ही शारीरिक रूप से फौजी व्यक्तित्व वाला न रहा हो, पर मानसिक रूप से वह फौजियों जैसी ही मनोभावना रखता था। उसके हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति देखकर वह आहत होता था, दुखी होता था और उस कमी को पूरा करने के लिए अपने सीमित आय से भी चश्मा लगा दिया करता था, ताकि नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा न दिखे। नेक्स्ट है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात रूप से नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कैप्टन का व्यक्तित्व एक फौजी व्यक्ति जैसा रहा होगा, जो लंबे कद वाला, मजबूत कद काठी वाला, हट्टा कट्टा दिखता होगा। उसका चेहरा रौबीला तथा घनी मूंछों वाला रहा होगा। वह अवश्य ही नेताजी की फौज का सिपाही रहा होगा और हर कोण से फौजियों जैसा दिखता होगा। अगला प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? इस तरह की मूर्ति लगाने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि उक्त महान व्यक्ति की स्मृति
हमारे मन में बनी रहे। हमें यह स्मरण रहे कि उस महापुरुष ने देश और समाज के हित के लिए किस तरह के महान कार्य किए। उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम भी अच्छे कार्य करें, जिससे समाज और राष्ट्र का भला हो। अगला है इसमें, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। इसका कारण यह है कि आज के परिवेश में जिस प्रकार से हिंसा, झूठ, स्वार्थ, वैमनस्य, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि बुराइयां व्याप्त होती जा रही है, उसमें गांधी जी के आदर्शों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने से लोगों के अंदर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सांप्रदायिक सौहार्द आदि की भावनाएं उत्पन्न होगी। इससे समाज व देश का वातावरण अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो हमारा यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उस मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। हम न तो स्वयं उस मूर्ति का अपमान करें अथवा उसे क्षति पहुंचाए और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। हम उस मूर्ति के प्रति पर्याप्त श्रद्धा प्रकट करें एवं उस महापुरुष के आदर्शों पर स्वयं भी चलें तथा दूसरे लोगों को भी चलने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो ये काम है अधिकाधिक वृक्ष लगाना, पर्यावरण तथा अपने आसपास की सफाई रखना, पानी के स्रोतों को दूषित होने से बचाना, वर्षा जल का संरक्षण करना, बिजली की बचत करना, कूड़ा इधर उधर न फेंकना, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयास करना, तोड़फोड़ न करना, शहीदों एवं देशभक्तों के प्रति सम्मान रखना और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आदि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हमें इसे हिंदी में रूपांतरित करना है। अगर कोई ग्राहक आ गया, कोई गिराक को आप लिखेंगे ग्राहक, और उसे चौड़े चौखट चाहिए। फिर अगला है, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? कहाँ यहाँ होगा किधर का, कैप्टन किधर से लाएगा, किधर को हम कहाँ कह सकते हैं, कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर से लिखेंगे हम उसकी जगह दूसरा लगा देता है। नेक्स्ट है, भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो एक भाषा के शब्द जब ज्यों के त्यों दूसरी भाषा में आते हैं तो इससे भाषा सरल, सहज और बोधगम्य बनती है। वह अधिकाधिक लोगों द्वारा प्रयोग और व्यवहार में लाई जाती है। कुछ ही समय में ये शब्द उसी भाषा के बनकर रह जाते हैं। नेक्स्ट है, भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। इसमें है, निम्नलिखित वाक्य से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो इसमें आपको निपात छांटना है। निपात क्या होते हैं कि वाक्य में जो भी अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगकर
उसके अर्थ में एक विशेष बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करे, वे निपात कहलाते हैं। जैसे नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी, तो यहाँ कुछ न कुछ ये निपात हो गया। और इसका हम अन्य उदाहरण देकर नया वाक्य बनाएंगे। तुम हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो। उसी तरह से किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। निपात हो गया को ही, और इससे नया वाक्य होगा राकेश को ही हमेशा अच्छे अंक मिलते हैं। नेक्स्ट है इसमें, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। इससे नया वाक्य हम बनाएंगे, रास्ते में कोई सवारी तो थी ही नहीं। अगला है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ अब भी हो गया आपका निपात, और नया वाक्य इससे, तुम अब भी बाजार नहीं गए। लास्ट है इसमें, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो यहाँ मैं हो गया आपका निपात, और इससे नया वाक्य हम बनाएंगे, इस समय में तुम्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर देता है। तो आपको इसमें कर्तवाच्य से बदलकर कर्मवाच्य में बदलना है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो वहां कर्मवाच्य होता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, उसके द्वारा, यहाँ द्वारा आएगा, अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर एक फिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। अगला है, पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, तो ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया, तो हालदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। नेक्स्ट, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। माँ बैठ नहीं सकती, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, तो माँ से रोया भी नहीं जाता। अब हम बढ़ते हैं आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है इसमें, नगर पालिका द्वारा किसकी मूर्ति को कहाँ लगवाने का निर्णय लिया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नगर पालिका द्वारा लगवाने का निर्णय लिया गया। इस मूर्ति को कस्बे के बीचों बीच चौराहे पर लगवाने का फैसला किया गया, ताकि हर आने जाने वाले की दृष्टि उस पर पड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कस्बे में मूर्ति लगवाई जानी थी उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति लगवाई जानी थी वह बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ मकान पक्के थे, एक छोटा सा बाजार था, वहीं लड़के लड़कियों का एक स्कूल और सीमेंट का एक छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और नगर पालिका थी। अगला प्रश्न, मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को क्यों सौंपना पड़ा? मूर्ति बनवाने का कार्य स्थानीय ड्राइंग मास्टर को इसलिए सौंपना पड़ा क्योंकि अधिकारी ने फाइलों और मूर्ति संबंधी अन्य बातों के निर्णय में बहुत अधिक समय ले लिया। ये अधिकारी अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही मूर्ति बनवाने का काम कर लेना चाहते थे। इसलिए
जल्दबाजी में इसे स्थानीय ड्राइंग मास्टर को सौंप दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका मूर्ति लगवाने में ठोस निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? नगर पालिका मूर्ति के संबंध में ठोस निर्णय इसलिए नहीं ले पा रही थी क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न थी। उन्होंने पत्र व्यवहार में काफी समय निकाल दिया। उन्हें अपना कार्यकाल समाप्त होने का डर सता रहा था। इसके अलावा उन्हें मूर्ति के लिए उपलब्ध बजट भी कम होता दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति का संक्षिप्त चित्रण कीजिए। कस्बे की हृदय स्थली के चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई थी वह टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी। संगमरमर की बनी इस मूर्ति में नेताजी सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखते ही उनके नारे याद आने लगते थे। अगला प्रश्न, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कमी खटकती थी? तो नेताजी की मूर्ति सुंदर थी, वह अपने उद्देश्य में सार्थक सिद्ध हो रही थी। उसे देखते ही नेताजी द्वारा किए गए कार्य याद आने लगते थे, परंतु इस मूर्ति में एक कमी जो खटकती थी वह थी मूर्ति पर चश्मा न होना। चश्मा न होने से नेताजी का व्यक्तित्व अधूरा सा प्रतीत होता था। अगला प्रश्न, कैप्टन कौन था? उसका व्यक्तित्व नाम के विपरीत कैसे था? कैप्टन फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक मरियल और लंगड़ा सा व्यक्ति था जो हाथ में संदूकची और एक बांस के चश्मे के फ्रेम टांगे घुमा करता था। कैप्टन नाम से लगता था कि वह फौजी या किसी सिपाही जैसा शारीरिक रूप से मजबूत, रौबीले चेहरे वाला बलिष्ठ व्यक्ति होगा, परंतु ऐसा कुछ भी न था। अगला प्रश्न, हालदार साहब के लिए कैप्टन सहानुभूति का पात्र था। इसे आप कितना उचित समझते हैं? हालदार साहब जब कैप्टन को फेरी लगाते हुए देखते हैं तो उनके मुंह से अनायास निकल जाता है, तो बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं है। वे चश्मे वाले की देशभक्ति के कारण उससे सहानुभूति रखते हैं। उनके इस विचार से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, क्योंकि कैप्टन जैसा व्यक्ति सहानुभूति का ही पात्र है। अगला प्रश्न, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या प्रदर्शित करता है? बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है, बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सुने। नेताजी का चश्मा नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का भी संदेश दिया है। देशभक्ति का प्रदर्शन देश के सभी नागरिक अपने अपने ढंग से कार्य व्यवहार से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाए। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम इसके MCQ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।